नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो पॉलिटी से रिलेटेड है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? ऑप्शन ए बंधुत्व, ऑप्शन बी व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन सी है अवसर की समानता और ऑप्शन डी है अखंडता। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो इसका इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किया गया था? ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन योजना 1946, ऑप्शन सी कृषि मिशन योजना 1942 और ऑप्शन डी है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो प्रतिनिधित्व निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में संविधान सभा की समिति और सूची 2 में समिति के अध्यक्ष। सूची 1 में मौलिक अधिकार उप समिति, प्रक्रिया नियम समिति, नागरिकता पर तदर्थ समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति। सूची 2 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, एस वादवाचारी और जेबी मौलांकर। मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेबी कृपलानी थे। तो इस प्रकार इसमें ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो एस वादवाचारी थे। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जो थे वो जेवी मौलांकर थे। तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 2 1 3 4, 2 1 3 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा द्वारा जब पारित नहीं किया जाता तो ऑप्शन ए बजट को संशोधित कर पुनः प्रस्तुत किया जाता है, ऑप्शन बी बजट को सुझाव के लिए राज्यसभा को भेजा जाता है, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्री को पदत्याग के लिए कहा जाता है और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र सौंपते हैं। यदि लोकसभा में वार्षिक केंद्रीय बजट पारित नहीं हो पाता है तब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया, राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन, संविधान का अंतिम प्रारूप प्रस्तुत किया गया। और सूची 2 में 22 जुलाई 1947, 4 नवंबर 1948, मई 1949, 24 जनवरी 1950। राष्ट्र ध्वज को जो है वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए का से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो बी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन जो है वो मई 1949 को किया गया था। तो सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और संविधान सभा का अंतिम प्रारूप जो है वो 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। तो इस प्रकार इसमें डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 1 4 3 2, 1 4 3 2, तो इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? ऑप्शन है डॉक्टर के एम मुंशी, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है एम माधव राव और ऑप्शन डी है एम गोपाल स्वामी अयंगर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता की विशेषता को निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑप्शन सी है भारत शासन अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान में व्यापार, वाणिज्य और समागमन की स्वतंत्रता को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो इसका इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ऑप्शन है सार्वजनिक चुनाव में मतदान, ऑप्शन बी वैज्ञानिक वृत्ति का विकास, ऑप्शन सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और ऑप्शन डी है संविधान को मानना तथा इसके आदर्श का सम्मान। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में और एक कर्तव्य जोड़ दिया गया है और सार्वजनिक चुनाव में मतदान करना मूल कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के कितने जिलों में विकास प्राधिकरण गठित है? ऑप्शन ए 51, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 35 और ऑप्शन डी है 27। प्रदेश के विकासशील नगरों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करने हेतु उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के अधीन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया जाता है। ओके, और प्रदेश में वर्तमान में 27 विकास प्राधिकरण है, तो इस बार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत में संविधान में 1950 में किस रूप में समाहित किए गए? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण और ऑप्शन डी है भारत सरकार की कार्यवाही का संचालन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन के रूप में भारत के संविधान में 1950 में शामिल किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है राजस्व विभाग, ऑप्शन बी आर्थिक मामलों का विभाग, ऑप्शन सी वित्तीय सेवाओं का विभाग और ऑप्शन डी व्यय विभाग। आर्थिक मामलों का विभाग जो है वो केंद्रीय बजट को तैयार करने तथा संसद में उसे प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य ग्राम विकास संस्था कहाँ स्थापित है? ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है इलाहाबाद में, ऑप्शन सी है कानपुर में और ऑप्शन डी है आगरा में। ग्राम विकास से संबंधित प्राधिकारियों या कर्मचारियों के प्रशिक्षण, अनुसंधान एवं परामर्शी कार्यों हेतु 1 अप्रैल 1982 को लखनऊ में स्थापित किया गया था, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? ऑप्शन ए 401, ऑप्शन बी है 202, ऑप्शन सी है 403 और ऑप्शन डी है 404। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या जो है वो 403 है, जो कि उत्तराखंड के गठन के पूर्व 425 थी। जब उत्तराखंड नहीं गठित हुआ था तो उत्तर प्रदेश में 425 विधानसभा थे। ओके, और इस समय वर्तमान में 403 हो गए हैं, तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? ऑप्शन ए भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत के प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो भारत के राष्ट्रपति की होती है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत परिषद अधिनियम 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909 और ऑप्शन डी है भारत परिषद अधिनियम 1919। भारत परिषद अधिनियम 1992 के द्वारा चुनाव सिद्धांत का सूत्रपात किया गया था, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 में शब्द और सूची 2 में द्वारा परिभाषित। भारत की संचित निधि, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण, भारत की आकस्मिकता निधि। सूची 2 में अनुच्छेद 110
अनुच्छेद 267, अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 265 और अनुच्छेद, यहाँ अनुच्छेद होना चाहिए, धारा नहीं, यहाँ अनुच्छेद कर लो। ओके, अनुच्छेद 112। भारत की संचित नीति का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 266 में परिभाषित है, तो इस प्रकार ए का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और धन विधेयक का प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 110 में परिभाषित है, तो बी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और वार्षिक वृत्ति विवरण जो है वो अनुच्छेद 112 में है, दिया गया है वार्षिक वृत्ति विवरण का। ओके, तो सी का 5 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और भारत का आकस्मिकता निधि जो है वो अनुच्छेद 267 में परिभाषित है, तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तो इसमें 3 1 5 2, 3 1 5 2, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला है अखिल भारतीय संघ, दूसरा है प्रांतीय स्वायत्तता, तीसरा है केंद्र में द्वैध शासन और चौथा है राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति। भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। ओके, यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। इसमें अखिल भारतीय संघ, प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में द्वैध शासन, राज्यों में द्वैध शासन की समाप्ति और 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था का प्रावधान था। तो इस प्रकार इसमें जो ये चारों हैं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं हैं, तो इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने हमेशा से यह कहा है कि समाजवाद का हमारा अपना ब्रांड है। हम अपनी जरूरत के अनुसार जिन क्षेत्रों में आवश्यकता होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे। सिर्फ राष्ट्रवाद ही समाजवाद का हमारा प्रकार नहीं है। उपरोक्त कथन किसने कहा था, किसने कहा है? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी है अटल बिहारी वाजपेयी और ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। उपरोक्त कथन जो है वो इंदिरा गांधी जी ने कहा है, तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद निम्न में से किस अनुच्छेद से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263, ऑप्शन सी अनुच्छेद 362 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 261। संविधान का अनुच्छेद 262 जो है वो अंतर्राज्यीय जल विवाद के न्यायन निर्णय से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपातकाल का आधार नहीं माना जाता? ऑप्शन ए बाह्य आक्रमण, ऑप्शन बी है युद्ध, ऑप्शन सी आंतरिक गड़बड़ी और ऑप्शन ए सशस्त्र विद्रोह। प्रारंभ में संविधान में राष्ट्रीय आपात के तीसरे आधार के रूप में आंतरिक गड़बड़ी का प्रयोग किया जाता था, किंतु यह शब्द बहुत ही अस्पष्ट और विस्तृत अनुमान वाला था। अतः 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक गड़बड़ी शब्द को सशस्त्र विद्रोह शब्द में विस्थापित कर दिया गया है, तो इस प्रकार इसमें जो आंतरिक गड़बड़ी है वो आपात का आधार नहीं माना जाता अब, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोकयुक्त का पद कब सृजित किया गया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1950, ऑप्शन सी है 1977 और ऑप्शन डी 1965। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1975 में उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 1977 को उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकायुक्त न्यायमूर्ति विशंभर दयाल को नियुक्त किया गया है, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, लोकयुक्त पद का सृजन जो है वो 1975 में किया गया और लोकयुक्त जो है वो प्रथम बार 1977 में नियुक्त हुआ था। ओके, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। ऑप्शन ए 1976, ऑप्शन बी 1975, ऑप्शन सी 1977 और ऑप्शन डी 1971। सरकारी कर्मचारियों की सेवाओं से संबंधित मामले की संख्या सामान्यतः न्यायालयों में निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे कर्मचारी, अधिकारी, निगमों और कंपनियों के धन और समय का व्यय होता है। अतः इस कठिनाई को दूर करने के लिए 1976 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी, तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1976 में लोक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए मदन मोहन वर्मा, ऑप्शन बी पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन सी आत्माराम गोविंद खेर और ऑप्शन डी है नफीकुल हसन।
उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। ऑप्शन ए नगर निगम के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा और ऑप्शन डी निगम में सबसे बड़ी राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। नगर प्रमुख या मेयर का निर्वाचन जो है वो सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतरांकिक प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है इस पर तारे का चिन्ह होता है, दूसरा है इसके उत्तर मौखिक रूप से दिए जाते हैं और तीसरा कथन है इस तरह के प्रश्न में पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए केवल 2 और 3, ऑप्शन बी है केवल 1 और 2, ऑप्शन सी है केवल 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। अतरांकिक प्रश्न वह होता है जिसका सभा में मौखिक उत्तर नहीं मांगा जाता है और जिस पर कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। ओके, ऐसे प्रश्न का लिखित उत्तर जो है वो प्रश्न काल के बाद जिस मंत्री से वह प्रश्न पूछा जाता है उसके द्वारा सभा पटल पर रखा गया माना जाता है। ओके, तो इस प्रकार इसमें जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा और कथन 1 और 2 जो है वो गलत हो जाएंगे। तो इसमें केवल 3 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ऑप्शन ए गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी टी.एन. सिंह, ऑप्शन सी है नित्यानंद स्वामी और ऑप्शन डी है राम नरेश यादव। जो नित्यानंद स्वामी है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। पहला है शक्तियों का बंटवारा, दूसरा है शक्तियों का पृथक्करण, तीसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका, चौथा है प्रधानमंत्री का नेतृत्व और पांचवा है लिखित संविधान। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 2 और 4, ऑप्शन बी केवल 1 और 4, ऑप्शन सी केवल 1, 3 और 5 और ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 और 5। संघीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और वे हैं दोहरी सरकार, लिखित संविधान, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का बंटवारा, संविधान की सर्वोच्चता, कठोर संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका और द्विसदनीय विधायिका। तो इस प्रकार इसमें 1, 3 और 5 द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, शक्तियों का बंटवारा, स्वतंत्र न्यायपालिका और लिखित संविधान जो है वो भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषताएं हैं। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के पश्चात अस्तित्व में आए, उस समय लॉर्ड लिट्टन भारत के वायसराय थे। और दूसरा कथन है महात्मा गांधी राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थन थे परंतु आर्थिक के नहीं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए हैं और उस समय जो है वो लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे, ना कि लॉर्ड लिट्टन। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और गांधी जी जो है वो आर्थिक और राजनीतिक सत्ता के विकेंद्रीकरण के समर्थक थे। उनका मानना था कि ग्राम पंचायत को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत हैं, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा कौन सा सही नहीं है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनाधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। और दूसरा कथन है कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के लिए चुने गए जाने के लिए अर्हत नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। राज्य विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की संख्या राज्य की जनसंख्या के आधार पर निर्धारित होती है। विधानसभा में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या जो है वो 500 व न्यूनतम संख्या जो है वो 60 निर्धारित की गई है, किंतु कुछ राज्यों हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, गोवा में विधानसभा प्रतिनिधियों की संख्या जो है वो 30 है और जबकि मिजोरम और नागालैंड में 40 व 46 है।
तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। इस 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर नहीं बल्कि 60 से अधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, किसी व्यक्ति की आयु विधानसभा में चुनने के लिए कम से कम 25 वर्ष और विधान परिषद में चुनने के लिए कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निवारक निरोध कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रत्यक्ष रूप से निवारक निरोध कानून सरकार के हाथ में असामाजिक तत्वों और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का हथियार है। और दूसरा कथन है, वर्तमान में इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और तीसरा कथन है, निवारक नजरबंदी अधिकतम 6 मार्च के लिए ही हो सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी एक, दो और तीन। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तार एवं निरोध के संरक्षण प्रदान करता है, किंतु निवारक निरोध विधि के तहत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ओके, निवारक निरोध कानून को असामाजिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने का एक हथियार सौंपा गया है, किंतु कभी कभी इसके दुरुपयोग के मामले भी सामने आए हैं। निवारक निरोध विधि के तहत कभी कभी किसी व्यक्ति को आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है, बल्कि इसमें बोला जा रहा है गिरफ्तार नहीं किया जा सकता बल्कि गिरफ्तार किया जा सकता है। ओके, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा और कथन जो एक है वो सही है इसमें। ओके, और निवारक नजरबंदी जो है वो अधिकतम 3 माह के लिए हो सकती है, न कि 6 माह के लिए, 3 माह के लिए होती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वह राष्ट्रपति के प्रसादा प्रयत्न पद धारण करता है। दूसरा कथन है, यह आवश्यक नहीं है कि अपने निर्वाचन के समय वह सदन का सदस्य हो, परंतु उसे अपने निर्वाचन के 6 माह के भीतर सदन का सदस्य हो जाना पड़ेगा। और तीसरा कथन है, यदि वह अपना त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल तीन, ऑप्शन सी एक, दो और तीन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल अपनी लोकसभा की प्रथम तिथि से लेकर अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक होता है। ओके, प्रोटेम स्पीकर किसी उम्मीदवार को लोकसभा का अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता है, अतः लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो सदन द्वारा चुना जाता है, न कि राष्ट्रपति के प्रसादा प्रयत्न द्वारा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और लोकसभा अध्यक्ष उसी व्यक्ति को चुना जाता है जो सदन का सदस्य होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा वो भी। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है वो उपाध्यक्ष को संबोधित करके दे सकता है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 3 सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस कर्तव्य का पालन नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए, भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेख परीक्षण करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन बी, आकस्मिक निधि और लोक लेखा से होने वाले सभी व्यय की लेख परीक्षा करना और उसके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ऑप्शन सी, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उससे संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। और ऑप्शन डी, सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा रहे। अनुच्छेद 149 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों का निर्धारण करने के लिए संसद को अधिकृत करता है। ओके, और सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा रहे, यह जो है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा कर्तव्यों का पालन नहीं करता है ये। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में आते हैं? पहला है, भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है, भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और चौथा, दो या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक और दो, ऑप्शन बी केवल दो और तीन, ऑप्शन सी केवल एक और चार, और ऑप्शन डी केवल तीन और चार।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 जो है वो उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में आता है। और उच्चतम न्यायालय की आरंभिक आधिकारिकता में जो आते हैं वे है भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, और दूसरा है एक और भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों, और दूसरी ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच विवाद, और तीसरा है दो या अधिक राज्यों के बीच विवाद। ये जो है वो उच्चतम न्यायालय के आरंभिक आधिकारिकता में आते हैं। तो इस प्रकार इसमें 1 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में मताधिकार प्रयोग किनके द्वारा होता है? ऑप्शन ए संसद और राज्य विधान मंडल के सदस्यों द्वारा, ऑप्शन बी है संसद और राज्य विधान मंडल के चुने हुए सदस्यों द्वारा, ऑप्शन सी है संसद और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा, और ऑप्शन डी है लोकसभा और राज्य विधान सभाओं के चुने हुए सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को इस चुनाव में निर्वाचित होने के लिए कुल मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना होता है। ओके, और राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष मतदान से नहीं करता है, बल्कि यह एक निर्वाचन मंडल के सदस्यों द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। और उस निर्वाचन मंडल में शामिल जो है वो है लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद और राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य द्वारा चुना जाता है राष्ट्रपति को। ओके, तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकती जब तक, पहला भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश ना दे, दूसरा है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है, और तीसरा कथन है विधानसभा का अध्यक्ष या प्रमाणित करे कि ऐसा विधायक आवश्यक है, और चौथा है राष्ट्रीय आपात लागू हो। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है 1 और 2, और ऑप्शन डी 2 और 4। भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर विधायन नहीं कर सकता जब तक राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक है और राष्ट्र आपात लागू हो। तो इस प्रकार इसमें 2 और 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसीमन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। दूसरा कथन है परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं तब उन आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। संविधान के अनुच्छेद 81, 82, 170, 330 और 332 में परिसीमन आयोग से संबंधित प्रावधान है। ओके, और परिसीमन आयोग ही परिसीमन कार्य संपन्न करता है। परिसीमन आयोग के निर्णय सरकार पर अबाध्यकारी होते हैं तथा न्यायालय में नहीं उठाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और परिसीमन आयोग के आदेश जब लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा के सम्मुख रखे जाते हैं उन पर आदेशों में कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सीधा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसका गठन भारत के राष्ट्रपति के आदेश से हुआ है। दूसरा कथन है इसका गठन 1985 में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। संविधान का भाग 14 का अधिकरण का प्रावधान करता है और इस प्रावधान को 1976 के 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। ओके, और इसका गठन जो है वो संसद द्वारा संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 323A के अंतर्गत 27 फरवरी 1985 को अधिकरण की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा और कथन जो 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है।
और पहला है एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पार, दूसरा है ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, तीसरा है राज्यों की सीमा में फेरबंदी करने से संबंधित विधेयक पर, और चौथा है धन विधेयक पर। संसद में निम्न विधेयक प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है, और वे हैं एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, ऐसे कराधान विधेयक जिसमें राज्य का हित निहित हो, और तीसरा है राज्यों की सीमा में फेरबदल करने पर से संबंधित विधेयक पर, और धन विधेयक पर। तो इस प्रकार ये चारों विधेयक पर संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। तो इस प्रकार इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किन विषयों पर अनुशंसा की जाती है? पहला है कर से हुई प्राप्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य वितरण, दूसरा है भारत के लोक लेखा से राज्यों को आवंटित की जाने वाली राशि। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। वित्त आयोग का यह कर्तव्य है कि वह निम्न विषयों पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है, और वे हैं आय कर और अन्य करों से प्राप्त राशि का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी अनुपात में बंटवारा किया जाए, और दूसरा भारत के संचित कोष से राज्यों के राजस्व में सहायता देने में क्या सिद्धांत हो, और तीसरा सुदृढ़ वित्त के हित में राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए अन्य विषय के बारे में आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो इस प्रकार जो कथन दो जो है वो गलत हो जाएगा इसमें, और इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। भारत के संचित कोष से राज्यों को राजस्व आवंटित किए जाने की राशि है, न कि लोक लेखा से। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सूचना आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया है, और दूसरा कथन है इसके सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग के निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। तो इस प्रकार जो कथन एक जो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 राज्य सूचना आयुक्तों होते हैं, जिनका नियुक्त जो है वो एक समिति की सिफारिश के बाद राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ना कि राष्ट्रपति द्वारा। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है संविधान के अनुसार 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाना, खदानों या अन्य किसी जोखिम युक्त कामों में नियोजित नहीं किया जा सकता, और दूसरा कथन है संविधान द्वारा बाल श्रम को अवैध घोषित करने व शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बना देने से शोषण के विरुद्ध अधिकार और अर्थपूर्ण बन गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका प्रावधान जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 में है। ओके, अनुच्छेद 24 में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। इसमें 14 वर्ष ना कि 12 वर्ष, इसमें 14 वर्ष के बच्चों को। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। और 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित किया गया है, और इसे संविधान के अनुच्छेद 21(1) में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसकी स्थापना कार्मिक मंत्रालय की एक संकल्प के द्वारा की गई थी, और दूसरा कथन है इसके निर्देशक की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति के द्वारा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना जो है वो संस्थानन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई है, न कि कार्मिक मंत्रालय की एक संकल्प के द्वारा। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसके निर्देशक की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा के विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश व उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्र जांच ब्यूरो के निर्देशक की नियुक्त करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथनों हो जाएगा। ओके। पहला है, महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में वही योग्यता होनी आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। और दूसरा कथन है, संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। ओके। और भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य वकील भी होता है। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी को संविधान की धारा 76 वन के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और वह राष्ट्रपति के प्रसादक प्रयत्न पर अपना पद पर रहता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और महान्यायवादी की नियुक्ति के लिए किसी व्यक्ति में भी वही योग्यता होनी आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के नियुक्त के लिए होती है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, संविधान की 6ठी अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है। और दूसरा कथन, राज्यपाल को अपने राज्य के किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। संविधान की 5वीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है, न कि 6ठी अनुसूची में। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। और राष्ट्रपति को किसी राज्य में किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। राज्यपाल को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति या समितियां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पहला है जीवीके राव समिति, दूसरा है थुंगन समिति, तीसरा गाडगिल समिति। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 1 और 2, और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। भारत में पंचायती राज विकास के संबंध में समितियां जो है वो निम्न है, वो और वे हैं बलवंतराव मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राव समिति, LM सिंघवी समिति, थुंगन समिति और गाडगिल समिति। तो इस प्रकार इसमें ये तीनों जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां हैं। तो इस प्रकार इसमें डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सांसदीय समिति का सभापति निरपवाद रूप से सत्ता दल का नेता होता है? ऑप्शन है लोक उपक्रम समिति, ऑप्शन बी लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी प्रकलन समिति, और ऑप्शन डी प्रत्यायोजित विधान संबंधित समिति। प्राकलन समिति का सभापति जो है वो निरपवाद रूप से सत्ता दल का नेता होता है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संसद के दोनों सदनों की प्रत्येक बैठक का पहला घंटा होता है। और दूसरा कथन है इसका उल्लेख संसद के सदनों के कार्य नियमों में दिए गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के बाद का समय जो है वो शून्यकाल होता है। इसका समय जो है वो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका उल्लेख जो है वो संसद के सदनों के कार्य नियमों में नहीं दिया गया है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक, तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनाकर्षण प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों में मंत्री का ध्यान आकर्षण करने की युक्ति है। और दूसरा कथन है इसमें सरकार की निंदा की जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, और ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2।
ध्वनाकर्षण प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अवलंबनी लोक महत्व के किसी मामले का आकृष्ट कर सकता है। ओके, सांसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 में अस्तित्व में आया है। शून्य काल के विपरीत इसका सांसदीय प्रक्रिया नियमों में उल्लेखित है। धनाकर्षण प्रस्ताव अति आवश्यक सार्वजनिक महत्व के मामलों में मंत्री का ध्यान आकर्षण करने की एक युक्ति है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसमें सरकार की निंदा नहीं की गई है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, संविधान में राज्यपाल के द्वारा विवेकानुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है, जबकि राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई शक्ति स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है। दूसरा कथन है, विधानसभा का आह्वान करने की शक्ति उसका विवेका अधिकार है। तीसरा कथन है, सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक और तीन, और ऑप्शन डी है एक, दो और तीन। संविधान में राज्यपाल द्वारा समय समय पर विवेकाधिकार के अनुसार कार्य करने की शक्ति दी गई है। हालांकि राष्ट्रपति के संदर्भ में ऐसी किसी भी शक्ति का उल्लेख नहीं किया गया है। 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के पश्चात राष्ट्रपति विधानमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य है, लेकिन राज्यपाल के संदर्भ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और राज्यपाल जो है वो केवल राज्य मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर विधानसभा का आह्वान कर सकता है, ना कि उसका विवेकाधिकार शक्ति है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और सशस्त्र विद्रोह अधिनियम 1958 के तहत वह किसी भी क्षेत्र को उपद्रवग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो सही हो जाएगा। तो इसमें एक और तीन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रभावी विनिमय दरों के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेतक है। दूसरा कथन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए REER मॉडल का उपयोग करता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन सी है केवल एक, और ऑप्शन डी है केवल दो। प्रभावी विनिमय दर जो है उसे हम लोग इफेक्टिव एक्सचेंज रेट कहते हैं। ओके, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो प्रभावी विनिमय दर को हम लोग कहते हैं। इस प्रकार EER ये प्रभावी विनिमय दर है। ओके, प्रभावी विनिमय दर दो प्रकार के होते हैं, सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर को हम लोग NEER कहते हैं, और वास्तविक प्रभावी विनिमय दर को हम लोग REER कहते हैं। ओके, जो सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर है उसमें विदेशी मुद्रा बाजार के संदर्भ में किसी देश की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का संकेत है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही है। ओके, और जो वास्तविक प्रभावी विनिमय दर है उसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF प्रत्येक अर्थव्यवस्थाओं के भुगतान संतुलन का आकलन करने के लिए REER मॉडल का उपयोग करता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया प्रांत आर्थिक सहयोग का सदस्य नहीं है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है इंडोनेशिया, और ऑप्शन डी है चीन। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो है वह APEC के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में भारत का दर्जा जो है वो पर्यवेक्षक का है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, प्रशांत एशिया आर्थिक सहयोग का सदस्य जो है वो भारत नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धनता आकलन से संबंधित निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है लकड़वाला समिति, दूसरा है अलग समिति, तीसरा है तेंदुलकर समिति, चौथा है रंगराजन समिति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 2 1 3 4, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 3 4 1 2, और ऑप्शन डी है 4 2 1 3। जो अलग समिति है उसकी स्थापना वर्ष 1989 में हुई थी। ओके, वर्ष 1989 में अलग समिति की स्थापना हुई थी। लकड़वाला समिति की स्थापना वर्ष 1993 में हुई थी। ओके, और तेंदुलकर समिति की स्थापना 2009 में हुई थी।
इस प्रकार और रंजन समिति की स्थापना 2012 में हुई थी। ओके, तो इसमें अलंघन समिति, उसके बाद आएगा लकड़वाला समिति, तेंदुलकर समिति, फिर रंगराजन समिति। तो इस प्रकार 2-1-4-3 सॉरी 2-1-3-4 2-1-3-4 2-1-3-4, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में सही है? पहला कथन है, यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है। और दूसरा कथन है, मौद्रिक नीति समिति एमपीसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सीपीआई डेटा का उपयोग करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई जो है वह खुदरा खरीद के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और सीपीआई जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। औद्योगिक श्रमिक के लिए सीपीआई, मजदूर कृषि मजदूर के लिए सीपीआई, ग्रामीण मजदूर के लिए सीपीआई, ग्रामीण शहरी संयुक्त श्रमिकों के लिए सीपीआई। ओके, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मौद्रिक नीति समिति सीपीआई डेटा का उपयोग करती है। अप्रैल 2004 में आरबीआई ने सीपीआई को मुद्रास्फीति के प्रमुख उपाय के रूप में अपनाया था। तो इस प्रकार जो कथन एक दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भारतीय नौसेना ने उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए है आईआईटी बीएचयू, ऑप्शन बी है आईआईटी कानपुर, ऑप्शन सी है आईआईटी प्रयागराज, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कानपुर ने भारतीय नौसेना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी विकास, नवीन समाधान एवं संयुक्त अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर पूनम खेतपाल सिंह, ऑप्शन बी है किजमेकिया कारबेट, ऑप्शन सी है डॉक्टर शोभा गस्ती, और ऑप्शन डी है कमल कुंभार। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ दक्षिण पूर्वी एशियाई की क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, डब्ल्यूएचओ ने डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बैंक ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन बी है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है आईसीआईसीआई बैंक, और ऑप्शन डी है बैंक ऑफ इंडिया। आय के स्वतंत्र स्रोत वाली 18 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए बैंक ऑफ इंडिया ने नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत प्रौद्योगिकी विकसित किया है? ऑप्शन है आईआईटी इंदौर, ऑप्शन बी है आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन सी है आईआईटी मद्रास, और ऑप्शन डी है आईआईटी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था मद्रास यानी आईआईटी मद्रास ने जल से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीकी विकसित की है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने दिसंबर 2023 में होटल और रिसॉर्ट्स के लिए एक नई स्टार वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में संचालित होटलों और रिसॉर्टर के स्टार वर्गीकरण को मंजूरी देने के लिए एक नई रिसॉर्टर वर्गीकरण प्रणाली शुरू की है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 में सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन है प्रयागराज, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है अम्बेडकर नगर, और ऑप्शन डी है देवरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 दिसंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर क्षेत्र के उमराह में बने सर्ववेद मंदिर का उद्घाटन किया। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, सर्ववेद मंदिर वो है वाराणसी में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी है चतुर्थ, ऑप्शन सी है पंचम और ऑप्शन डी है षष्ठ यानी 7। ओके। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक यह वर्ष 2005 से प्रतिवर्ष जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ओके। और जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2024 में भारत 7वें स्थान पर है। यह सूचकांक में किसी भी देश ने 1 से 3 रैंक हासिल नहीं किया है। डेनमार्क चौथे स्थान पर है, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके। भारत का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और डेनमार्क जो है वो चौथे स्थान पर है। 1 से 3 तक कोई भी देश इसमें कोई स्थान नहीं प्राप्त किया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया? पहला है डैनियल ब्रेनबॉय, दूसरा है अली आबू अवाद और तीसरा है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान और चौथा है श्री योही सासा कवा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 3 और 4 दोनों, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है केवल 2, 3 और 4। डैनियल ब्रेनबॉय और अली अबू अव्वाद को संयुक्त रूप से इजराइल फिलीपींस संघर्ष के अहिंसक समाधान हेतु इजराइल तथा अरब देशों के युवाओं व लोगों को एकजुट करने के उनके प्रयास के लिए वर्ष 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे ब्रैंडल हॉल समूह के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में रजत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए तेल और प्राकृतिक गैस निगम, ऑप्शन बी है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऑप्शन सी है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। केंद्रीय विद्युत मंत्री के अधीन महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ने ब्रैंड हॉल समूह के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार में 2 रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। ब्रैंड हॉल समूह के प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता पुरस्कार 2023 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 2 रजत पदक जीते हैं। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है सुदीप सेन, ऑप्शन बी है शोभना कुमार, ऑप्शन सी है सुकृता पाल कुमार और ऑप्शन डी है राजकमल झा। सुकृता पाल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए छठे संस्करण के रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय पाट मित्र मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? ऑप्शन ए है उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, ऑप्शन बी है रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी है जल शक्ति मंत्रालय और ऑप्शन डी है वस्त्र मंत्रालय। दिसंबर 2023 में वस्त्र मंत्रालय ने जूट संगोष्ठी के दौरान जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा विकसित एक मोबाइल एप्लीकेशन पाट मित्र लॉन्च किया गया। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। जो पाट मित्रों है वो मोबाइल एप्लीकेशन वस्त्र मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका के घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। दूसरा कथन है रक्तिकाएं अंतःकोशिकी दाब बनाए रखती हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। जंतु कोशिकाओं के महत्वपूर्ण घटक जो हैं वो राइबोसोम है, लाइसोसोम है और रक्तिकाएं हैं। ओके। जो राइबोसोम है वे दानेदार संरचनाएं हैं और कोशिका के प्रोटीन कारखाने कहलाते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। रक्तिकाएं जो है वो हल्के नीले रंग की होती हैं और बबूले की तरह दिखाई देते हैं, जो कोशिका रस को संग्रहित करती हैं और अंतःकोशिकी दबाव बनाए रखती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन बी है चारा और ऑप्शन सी है यूलोथ्रिक्स और ऑप्शन डी है मांस।
थैलोफाइटा जो है वो जिन पौधों की शारीरिक संरचना अच्छी तरह से विभेदित नहीं होती है वे इस समूह में आते हैं। ओके, और ये पौधे मुख्यतः जलीय होते हैं, जिसके कुछ उदाहरण हैं स्पाइरोगायरा, चारा और यूलोथ्रुक्स। ये थैलोफाइटा से संबंधित है और मांस जो है वो थाइलोफाइटा से संबंधित नहीं, ये बायोफाइटा से संबंधित है। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जटिल स्थानीय ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है फ्लोएम जड़ों से तनों और पत्तियों तक पानी का संचालन करता है। ऑप्शन बी है जाइलम पौधों के भागों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ऑप्शन सी है जाइलम भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन डी है ए और सी दोनों। पौधों में जटिल अस्थायी ऊतकों को जाइलम और फ्लोएम के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। जाइलम जो है वह जड़ से तने और पत्तियों तक रस या पानी का संचालन करता है और पौधों के हिस्सों को यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करता है। ओके, इस प्रकार जो सी है वो सही हो जाएगा। ओके, फ्लोएम जो है वो पौधों के शरीर में जैविक भोजन को संचालन करता है या भोजन को पत्तियों से जड़ों तथा तनों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो इस प्रकार जो एक है ए है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें ए और सी दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है? ऑप्शन ए एपिनेफ्रिन, ऑप्शन बी है साइटोकिनिन और ऑप्शन सी है इंसुलिन और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। पादप हार्मोन्स जो है वो साइटोकिनिन है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव अमाशय द्वारा स्रावित होता है? ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी है नाइट्रिक एसिड और ऑप्शन डी है लैक्टिक एसिड। तो मानव अमाशय द्वारा जो अम्ल संतुलित होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त परिसंचारण तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है धमनियां शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक ले जाती है। दूसरा कथन है कोशिकाएं धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक और ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो और ऑप्शन डी है केवल दो। मानव रक्त परिसंचारण तंत्र में हृदय, शिराएं, धमनी और कोशिकाएं शामिल होती है। धमनियां जो है वे हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त ले जाती हैं और फुसफुसी धमनी को छोड़कर सभी धमनियां हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, कोशिकाएं जो हैं वे महीन शाखाओं वाले रक्त वाहिका हैं जो धमनियों और शिराओं के बीच एक नेटवर्क बनाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है लाल रक्त कोशिकाएं, ऑप्शन बी है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी है श्वेत रक्त कोशिकाएं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है? ऑप्शन है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन बी है न्यूरो, ऑप्शन सी है सिनेप्स और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। मानव तंत्रिका का जो हिस्सा है वो ये तीनों मानव तंत्र का हिस्सा है। रीढ़ की हड्डी, न्यूरो और सिनेप्स ये सभी मानव तंत्र का हिस्सा है, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आंख में वस्तुओं का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन है कार्निया पर, ऑप्शन बी है रेटिना पर, ऑप्शन सी है रक्त तख्त पर और ऑप्शन डी है सिलियरी बॉडी पर। मानव आंख में वस्तुओं का जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त या गुर्दा की कार्यात्मक इकाई है। ऑप्शन है मूत्रवाहिनी, ऑप्शन बी है नेफ्रोन, ऑप्शन सी है मूत्रसाय और ऑप्शन डी है मूत्रमार्ग। गुर्दा की कार्यात्मक इकाई जो है वो नेफ्रोन है, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है खिलजी वंश, गुलाम वंश, लोधी वंश और तुगलक वंश। सूची 2 में है 1206 से 1290, 1320 से 1414, 1451 से 1516 और 1451 से 1526, 1290 से 1320। गुलाम वंश का जो समय सीमा है वो 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल रहा था, तो इस प्रकार बी का जो है वो 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और खिलजी वंश का जो शासनकाल था वो 1290 से 1320 तक। ओके, तो ये ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा।
लोधी वंश का जो शासनकाल था वो 1451 से 1526 तक लोधी वंश का शासनकाल था। ओके, तो इस प्रकार सी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। तुगलक वंश का शासनकाल जो था वो 1320 से 1414 तक था। तो इस प्रकार डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4132 सही हो जाएगा। ओके, 4132, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जालंधर का युद्ध, किली का युद्ध, अमरोहा का युद्ध और रावी का युद्ध। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 4 2 3 1 और ऑप्शन सी है 1 3 4 2 और ऑप्शन डी है 1 2 3 4। अलाउद्दीन खिलजी ने जालंधर, किली, अमरोहा और रावी की लड़ाई मंगोलों के खिलाफ लड़ी थी। ओके, तो इस प्रकार जो जालंधर का युद्ध हुआ था वो 1298 में जालंधर का युद्ध हुआ था। ओके, 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों से जालंधर का युद्ध लड़ा था। किली का युद्ध जो हुआ था वो 1299 में हुआ था। ओके, अमरोहा का युद्ध जो हुआ था वो 1305 में हुआ था और रावी का युद्ध जो हुआ था वो 1306 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक था। ऑप्शन है सिकंदर लोधी, ऑप्शन बी है खिज्र खां, ऑप्शन सी है बहलोल लोधी और ऑप्शन डी है इब्राहिम लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम लोधी वंश का शासक जो था वो इब्राहिम लोधी था, जिसने 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौसा का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन ए है 1539 में, ऑप्शन बी है 1540 में, ऑप्शन सी है 1526 में और ऑप्शन डी है 1527 ईस्वी में। चौसा का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। मुगल सम्राट हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था। हुमायूं को चौसा में शेरशाह सूरी ने हराया था। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों पर विचार करें और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है हरिहर प्रथम, दूसरा है बुक्का प्रथम, तीसरा है देवराय द्वितीय और चौथा है कृष्णदेव राय। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 2 1 4 3, ऑप्शन बी है 1 2 3 4, ऑप्शन सी है 1 3 4 2 और ऑप्शन डी है 4 2 3 1। हरिहर प्रथम का जो शासनकाल था वो 1336 से 1356 ईस्वी तक था। ओके, उसके बाद बुक्का का शासनकाल आया वो 1356 से 1377 ईस्वी तक शासन किया था बुक्का ने। उसके बाद देवराय द्वितीय का जो शासनकाल था वो 1426 से 1446 ईस्वी तक देवराय द्वितीय का शासनकाल था। ओके, और कृष्णदेव राय का जो काल था वो 1509 से 1529 तक इसका शासनकाल था। तो इस प्रकार 1 2 3 और 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक द्वारा धम्म महामात्रों की नियुक्ति का उल्लेख है। ऑप्शन ए प्रमुख शिलालेख 3 में, ऑप्शन बी है प्रमुख शिलालेख 4 में, ऑप्शन सी है प्रमुख शिलालेख 5 में और ऑप्शन डी है प्रमुख शिलालेख 6 में। प्रमुख शिलालेख 3 में इसमें ब्राह्मणों और श्रमणों के प्रति उदारता और माता और पिता के प्रति सम्मान के बारे में बताया गया है। ओके, जो प्रमुख शिलालेख 5 है इसमें सभी संप्रदाय और धर्मों के हितों की देखभाल करने के लिए और धम्म का संदेश फैलाने के लिए पहली बार धम्म महामंत्रों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। तो इस प्रकार सी द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, धम्म महामंत्रों की नियुक्ति का उल्लेख जो है वो प्रमुख शिलालेख 5 में किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है रामगुप्त। हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर लिखी प्रयाग प्रस्ती में उन्हें 100 योद्धाओं का नायक बताया था। ओके, विंसेंट स्मिथ समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहता था। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, हरिसेन जो था वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए है जो वो चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाट में तुर्की शासन की नींव रखी। कारण जो है
चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन बी है ए गलत है लेकिन आर सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन डी है ए और आर दोनों सत्य हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता। ओके, चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच लड़ा गया था, जिसमें जयचंद्र हार गया और मारा गया। ओके, कन्नौज जो उस समय गंगा घाट में प्रशासन का केंद्र था, अंततः 1198 ईस्वी में कब्जा कर लिया गया। चंदावर की लड़ाई ने इस प्रकार गंगा घाटी में तुर्क शासन की नींव रखी। तो इस प्रकार जो कथन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, अभिकथन जो है वो सही हो जाएगा। ओके, और जो कारण है वो भी सही हो जाएगा। इसमें चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। तो इस प्रकार जो कारण है वो भी सही हो जाएगा और कारण जो है वो अभिकथन का व्याख्या भी कर रहा था। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार थे। ऑप्शन ए मैसूर के, ऑप्शन बी है हैदराबाद के, ऑप्शन सी है त्रिवणकोर के और ऑप्शन डी है मद्रास के। राजा रवि वर्मा त्रिवणकोर रियासत के एक भारतीय चित्रकार थे। उन्होंने 1873 ईस्वी में विजयान कला प्रदर्शनी में प्रथम पुरस्कार जीता था। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सडंग शब्द से संबंधित है? ऑप्शन है नृत्य, ऑप्शन बी है चित्रकारी, ऑप्शन सी है कठपुतली और ऑप्शन डी है मिट्टी के बर्तन। जो सडन शब्द है वो चित्रकारी से संबंधित है। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिफेंटा गुफा थी। ऑप्शन ए है बौद्ध स्थल, ऑप्शन बी है सौ साइट, ऑप्शन सी है वैष्णव स्थल और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफा मूल रूप से एक बौद्ध स्थल थी, जिन पर बाद में शैव मत का प्रभुत्व हो गया था। ओके, यह एलोरा गुफा के समकालीन थी। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, एलिफेंटा गुफा जो है वो बौद्ध स्थल और शैव साइट दोनों था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है यह भारत सरकार 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था और दूसरा कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में बहुमत मिला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। 1937 के प्रांतीय चुनाव में ये चुनाव भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत हुआ था, जिसमें कांग्रेस विरोध करना चाहती थी। ओके, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, कांग्रेस ने 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा, जिनमें से 716 सीटें जीती। इसे बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को छोड़कर सभी प्रांतों में बहुमत मिला और यह बंगाल, असम और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संगठन और संस्थापक से। ओके, हिंदू एसोसिएशन की स्थापना जो किए थे वो सोहन सिंह भाकना जी थे और इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। ओके, 1913 में हिंद एसोसिएशन की स्थापना हुई थी और सोहन सिंह भाकना ने इसकी स्थापना की थी। तो जो पहला ये है वो सही हो जाएगा। ओके, इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी वर्मा ने 1905 में किया था। ओके, तो इस प्रकार जो बी है वो भी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना जो वो मोहन सिंह ने किया था वर्ष 1942 में। ओके, तो जो कथन दो है सी है वो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन है गौरी शंकर मिश्र, ऑप्शन बी है इंद्र नारायण द्विवेदी, ऑप्शन सी है राजकुमार शुक्ल और ऑप्शन डी है मदन मोहन मौलवी। राजकुमार शुक्ल जो हैं वो 1916 के लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए राजी किया था, जो बाद में चंपारण सत्याग्रह का कारण बना। तो इस प्रकार जो सी है वो गलत हो जाएगा, ये उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं है। ओके, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी सूरत। सरला देवी चौधरानी जो है वो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना की थी। ओके,
और इन्होंने वर्ष 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक बुलाई थी। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक जो है वो इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में कांग्रेस अधिवेशन और सूची 2 में है स्थल, कांग्रेस अधिवेशन स्थान है। ओके, इलाहाबाद की संधि या 1910 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि 1910 की इलाहाबाद की संधि सर विलियम बेंडर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ए से का जो है वो 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, लखनऊ का अधिवेशन जो है वो लखनऊ अधिवेशन रमेश चंद्र दत्त ने 1899 में इसकी अध्यक्षता की थी। लखनऊ अधिवेशन 1899 की अध्यक्षता जो है वो रमेश चंद्र दत्त ने किया था। तो बी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता जो वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो इस प्रकार सी का एक से सुमेलित हो जाएगा। ओके, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में। ओके, तो इस प्रकार डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। 3 2 1 4 3 2 1 4, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फराजी विद्रोह शुरू हुआ। ऑप्शन ए है पंजाब में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल में और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश में। फराजी, फर्ज या अनिवार्य शब्द से उत्पन्न फराजी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी और इसे पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगनों में अपनी गहरी जड़ें जमा ली। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, फराजी विद्रोह जो है वो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया। ऑप्शन ए बाल शास्त्री जंभेकर, ऑप्शन बी है ज्योतिबा फूले, ऑप्शन सी है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ऑप्शन डी है मधुसूदन राय। ओके, बाल शास्त्री जंभेकर ने वर्ष 1832 में दर्पण समाचार पत्र शुरू किया। उन्होंने मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, उन्होंने दर्पण का उपयोग लोगों को विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के बारे में जागरूकता जगाने और जनता में जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए किया था। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, दर्पण समाचार पत्र का जो शुरुआत किए थे वो बाल शास्त्री जंभेकर ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई। ऑप्शन ए 1865 में, ऑप्शन बी 1884 में, ऑप्शन सी 1878 में और ऑप्शन डी 1892 में। मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है वो 1884 में एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चालू ने किया था। ओके, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन ए है सखाराम गणेश देवस्कर, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है दीनबंधु मित्र और ऑप्शन डी है एम.एन. राय। अरविंद घोष के करीबी सहयोगी सखाराम गणेश देवस्कर ने 1904 ईस्वी में देशेर कथा प्रकाशित किया था। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, देशेर कथा पुस्तक जो है वो सखाराम गणेश देवस्कर ने लिखी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, ऑप्शन बी है आगा खान ने, ऑप्शन सी है शौकत अली ने और ऑप्शन डी है अब्दुल गफ्फार खान ने। शिमला प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व किया थे वो आगा खान ने किया था। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, अक्टूबर 2006 में आगा खान के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मद्रास की संधि का संबंध है। ऑप्शन है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, ऑप्शन सी है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से और ऑप्शन डी है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बिना किसी निष्कर्ष से 1.5 साल चलता रहा। ओके, हैदर अली ने अपनी रणनीति बदल दी और अचानक मद्रास पहुंच गया। मद्रास में पूरी तरह से अराजकता व्यक्त हो गई, जिससे अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर अली के साथ एक बहुत अपमानजनक संधि मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो इस प्रकार जो कथन है वो इज द राइट आंसर हो जाएगा। मद्रास की संधि का जो संबंध है वो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। ऑप्शन है वीर राघवाचारी, ऑप्शन बी है केटी तेलंगन और ऑप्शन सी है दादाबाई नौरोजी, ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग।
भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सार्वजनिक लोगों को प्रभावित करने के लिए 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया था। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में दादाभाई नौरोजी ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की जिसमें गर्मपंथी को पुनः शामिल किया गया? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी है अंबिका चरण मजूमदार, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय और ऑप्शन डी है चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र 1916 में एक नरमपंथी नेता अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में तिलक के नेतृत्व वाली गर्मपंथियों को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया। तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में गर्मपंथी को पुनः शामिल किया गया कांग्रेस में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन बी भारत परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935 और ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। एक अखिल भारतीय संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्त के प्रांत और भारतीय राज्य शामिल थे। चूंकि कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई इसलिए प्रस्तावित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। या जो था अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान जो था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में था। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।